सिंध गवर्नमेंट टोटल नाकाम, इससे ज्यादा बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती। 1944 की कराची की फोटो बरसात में, तो 1944 और 2019 में कोई खास फर्क नहीं है। शहजाद अकबर जैसे जोकर्स बिठाए गए इस मुल्क को पीछे ले जाने के लिए। जाती दर्द को प्रमोट करने वालों को आवाम डिसोन कर चुकी है। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क तूफ़ानी बारिश और नीम सैलाबी कैफियत में डूबा हुआ है और अवाम की हुकूमतों का सिलसिला जो है वो जारी है। हलाकतें जो है इस वक्त जारी नज़र आ रही हैं। सिर्फ अगर शहर कायद की बात करें, कराची की अगर बात करें, तो अब तक की इतलात के मुताबिक 17 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। मगर लगता है कि ये शहर इक़्तिदार का मसला ही नहीं है। इस्लामाबाद में किसी को ख़तरा नहीं है। यहाँ अगर ख़तरा है तो जमहूरियत को, वही जमहूरियत जिसके नाम पर सियासी जमातें इस्लामाबाद की हदूद से बाहर वाले पाकिस्तान से वोट लेती हैं। आज वो पाकिस्तान खैबर से कराची तक तूफ़ानी बारिशों के पानी में डूब रहा है और इसी पानी में तैर रही है जमहूरी हुकूमतों के दावों पर भरपूर कारकर्दगी। मुल्क के सारे बड़े शहरों की अगर बात की जाए, कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत बारिशों की जो सिलसिला है वो हर जगह जारी है और वहाँ की हुकूमतों की कारकर्दगी के दावों पर जो उनकी दावों का पोल है वो आए दिन लगता है खुलता जा रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में बादल नाखास्ता फ़ोटो ऑप्स के लिए सड़क पर तो आना पड़ता है। कुछ रोज़ पहले आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर पंजाब शहरियों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस जो है वो देते हुए नज़र आए और आज सीएम सिंध कराची की सड़कों पर शहरियों के साथ जो है वो घुल मिल रहे थे। लेकिन क्या इस तरह हुक्मरानों के बाहर आने से सब ठीक हो जाएगा? ऐसे हालात से निपटने के लिए आखिर पहले से इक़दामात क्यों नहीं किए जाते? अगर सिर्फ कराची ही की बात करें तो इस शहर के अब तक जो मेयर हैं जो इस वक्त बेबस नज़र आ रहे हैं, उनकी आप अभी तक जो सारी चीज़ें उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो आप सुनते जा रहे हैं। आज उन्होंने बेबसी का इजहार जो है वो किस तरह किया, ज़रा वो भी आपको सुनवाते हैं। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैपेसिटी ही नहीं है। मैं 3 सालों से ये बात कर रहा हूँ, कैपेसिटी ही नहीं है कि इस किस्म की बारिश को वो बर्दाश्त कर सके। ये मैं सिंध गवर्नमेंट से, सीएम साहब से थ्रू मीडिया 3 सालों से बात कर रहा हूँ। ये कोलैप्स है पूरा सिस्टम। सिंध गवर्नमेंट टोटल नाकाम, इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती कि किस तरह से सिंध गवर्नमेंट नाकाम हुई है। क्योंकि ये इदारे जो केएमसी में होने चाहिए थे, बल्दिया में होने चाहिए थे, ये सिंध गवर्नमेंट ने 10 सालों से अपने पास रखे हुए हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेके, वाटर बोर्ड से लेके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से लेके सारे महकमे सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए, ना काम करती है ना करने दे रही है। केएमसी की कराची की मदद करें फेडरल गवर्नमेंट। कराची में इमरजेंसी लगी हुई है इस वक्त। सिंध गवर्नमेंट टोटल नाकाम है। सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छा जी, सारे पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो अपनी जगह और उनका हल भी जो है वो होता रहेगा, हल तलाश होता रहेगा। लेकिन दोबारा दारुल हुकूमत को दरपेश मसाइल की तरफ अगर आएँ तो यहाँ सेनेट के लिए सियासी जोड़ तोड़ जो है और जो स्ट्रैटेजी सेशंस हैं वो शुरू हो चुके हैं। आज हुकूमती सेनेटर्स की जानिब से वज़ीर आज़म से जो है वो मुलाकात भी की गई और अपने वोट गिन लिए गए हैं। अब यहाँ नोट गिने गए हैं या नहीं, ये तो 2 रोज़ बाद ही पता चलेगा। दूसरी जानिब अपोजिशन ने भी अपने सेनेटर्स को आज तलब कर लिया था और यहाँ भी अपनी गिनती पूरी की गई है। अपोजिशन को बहरहाल ये ख़तरा ज़रूर लगा हुआ है कि हाज़िरी पूरी होने के बावजूद भी वोट पूरे होंगे या नहीं, ये एक सवाल है। सेनेट में अदम एतमाद पर 1 अगस्त को सेनेट के अजलास जो है वो तलब किया गया है और अब सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट रहेंगे या नहीं, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की इज्जत का मसला बना हुआ है। वैसे इज्जत की अगर बात हो रही है तो डेली मेल की स्टोरी किस तरह भूल सकते हैं। डेली मेल की स्टोरी पर शहबाज शरीफ साहब को हद तक इज्जत का दावा दायर करने वाला मामला कहां तक पहुंचा है और क्योंकि आज इस पर जो है वो पीएमएलएन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इस बारे में भी आज हम अपनी जो है वो बात करेंगे और पूछेंगे पीएमएलएन से भी कि जवाबात जो पीएमएलएन की तरफ से आ रहे हैं और हुकूमती कैंप से भी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों नहीं जो है ये अपने इदारों को केसेस पहुँचाए जा रहे हैं जिस तरह पीएमएलएन बात भी कर रही है। ये हमारे मौज़ूआत हैं, इन पर आज गुफ्तगू करेंगे। अताउल्लाह तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। हमारे साथ मियाँ असलम इकबाल साहब मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब जो है वो हमारे साथ होंगे और चौधरी मंजूर साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तो क्या चौधरी साहब इस वक्त क्या हमारे साथ मौजूद हैं या नहीं है?
चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं पंजाब जाती हूँ और असलम इकबाल साहब से जो है वो पूछना चाहती हूँ। सर, बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, सीएम जो हमारे शहबाज शरीफ साहब थे उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था, लॉन्ग बूट्स पहन के जो है वो फ़ोटो ऑप्स के लिए जो है वो निकल जाते हैं। अब तो जो हमारे करंट सीएम हैं उन्होंने भी जो है वो पिक एंड ड्रॉप जो है वो देनी शुरू कर दी है। अगर उन्होंने वाकई ही जायज़ा लेना था कि शहर के क्या हालात हैं तो माजरत के साथ वो उन नालों पर जाते जहाँ पर बरसाती नाले जहाँ ब्लॉक हुए हैं वहाँ के जाके जो है वो विज़िट करते। ये तो सिर्फ एक फ़ोटो ऑप के लिए जो है वो लगता है निकले हैं, सिर्फ अपने दिखाने के लिए कि मैं भी कहीं प्रेजेंट हूँ। काम करते, डेस्क के पीछे बैठ के देखते, कारकर्दगी अगर मॉनिटर करनी है, ये क्या, ये तो फिर कोई तब्दीली तो ना आई सर? डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मैं आपको पहले स्पेशली लाहौर के हवाले से जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखूं ताकि उसके मुताबिक जो है वो मज़ीद बातचीत हो सके। देखें, लाहौर एक मेगा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन कोई 1.25 करोड़ के करीब है जो मौजूदा सेंसस के मुताबिक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि इस शहर को आबादी के बढ़ने के साथ साथ एक बड़े ट्रंक सीवर की ज़रूरत थी, जो कि मैं समझता हूँ कि उसकी जगह ट्रंक सीवर नहीं बनाया गया बल्कि एक मेट्रो खड़ी कर दी गई। और लाहौर शहर को, क्योंकि मेट्रो भी मेरे हलके से गुज़रती है, ऑरेंज भी मेरे हलके से गुज़रती है, और जो नाले छत दिए गए हैं जिनको ढांप दिया गया है बरसाती नालों को, ये बड़ा एक पॉइंट जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि उन बरसाती नालों को जिनको ढक दिया गया है, जिनको छत दिया गया है, कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि वहाँ पर अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए ये समझते थे कि इन नालों को छत के शायद कुछ करप्शन के पैसे जो हैं वो बना लिए जाएं, और एक प्रोजेक्ट जो 57 करोड़ से मैंने शुरू किया था, ये मेन ड्रेन की बात कर रहा हूँ जिसे हम LOSP कहते हैं, जो मुल्तान रोड और साथ फ़िरोज़पुर रोड को मिलाती है। अब रिक्वेस्ट ये है कि ये पहली बरसात है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए जो हम इसको देख रहे हैं, और इस बरसात के अंदर आपने देखा कि लाहौर शहर में बड़ी जगहों पर पानी भी खड़ा हुआ। हमने कोशिश की है कि जो इसके पंपिंग स्टेशन जो पहले हैं जो लाहौर के अंदर हैं उनको अपग्रेड किया जाए, और किया भी है। अब बाकी बात रह जाती है कि मेजर सीवरेज की, ट्रंक सीवर की जो बड़ी सड़कों के ऊपर होना चाहिए, वो अब जो ADP है उसके अंदर कुछ पैसे जो है वो रखे गए हैं, मुख्तस किए गए हैं ताकि आने वाले वक्त के लिए वो किया जाए। एक बात तो ये है। दूसरा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि 1985 से लेकर और काफ़ी अर्सा इनकी दोनों पार्टियों की 40 साल इस सूबे में हुकूमत रही है। हर कोई जिसका मसला होता है वो लक्ष्मी चौक में जाके खड़ा हो जाता है, और लक्ष्मी चौक का मसला जो है, दावे तो ये बड़े करते रहे हैं लेकिन लक्ष्मी चौक का मसला नहीं हल कर सके। और एक हैट और बूट पहन के तो हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम उस जगह पर जाके तो सिर्फ तस्वीरें बना लें। क्या आज तक किसी ने उसका मसला हल करने की कोशिश की है? इसका जवाब है नहीं। अब मेरा आधा शहर डूब गया, और आधा शहर जब डूब गया तो उसको अब ऑब्वियसली हमने जो प्लान किया उसको ठीक करने का, जो मामला करने का, इस ऑरेंज ट्रेन ने और मेट्रो ने लाहौर शहर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब मैं अपने इलाके की मिसाल लूँ तो एक तरफ ऑरेंज है, एक तरफ मेट्रो है, तो दरमियान में एक डिप्रेशन वाला प्याला नमा एरिया बन गया जहाँ पर भी बारिश होती है सड़कें जो हैं वो 6-6 फुट ऊंची हो गई है। मेरा इलाका जो कभी ऊंचा होता था अब 4-4 फुट 6-6 फुट नीचा हो गया है। अब जो भी ये लाहौर का एक मेन सेंटर बनता है जिसे हम इचरा, समनाबाद, वादत कॉलोनी वगैरह वगैरह इलाकों पर कहते हैं, सो कहने का मकसद है चीज़ें प्लान के तहत होती हैं, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग के तहत नहीं। पूरे शहर में पीने के साफ पानी की 5 अरब रुपया लगा के तो पीने का साफ पानी का एक कतरा नहीं दिया गया इस शहर को। अगर शहर इस तेज़ी के साथ बढ़ रहा था तो रायविंड का सीवर तो आपने जल्दी जल्दी डाल लिया क्योंकि उधर शहनशाह मौज़म रहते हैं और दूसरा शाही ख़ानदान रहता है, तो बाकी लाहौर के सीवर को आपने देखा नहीं है कि एक वहाँ पर घर है, उस घर को अकोमोडेट करने के लिए आपने पूरे शहर से सीवर ले जाते हुए अकोमोडेट करने के लिए कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या बाकी शहर में इंसान नहीं रहते थे? आपने तो 40 साल इस शहर के ऊपर हुक्मरानी की है, 10 साल बिल्कुल आपका आ गया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती
कि PMLN को इससे बरी-ओ-ज़िम्मा जो है वो कर देना चाहिए। लेकिन बड़ी माज़रत के साथ ये दूसरा आपका जो है बरसात का सीज़न है। पिछले साल आपकी हुकूमत आ गई थी, बरसात का पता था कि क्या इश्यूज़ हैं। इन्होंने चलें जो किया, आपने कोई इक़दामात लिए इस दफ़ा कि इस क्राइसिस से जो है वो बचा जा सके, या सिर्फ पिक एंड ड्रॉप सर्विस पे जो है वो इन्हिसार रहा है? जी मैं डॉक्टर साहब अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहले एक बात की है, जब बरसात का सीज़न आया तो स्पेशली जब सब कमेटी ऑन कैबिनेट जो फाइनेंस किया है उसके अंदर जो स्पेशली जो मेन सिटीज़ हैं, और मैं लाहौर के हवाले से इस वजह से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो पंपिंग स्टेशन थे जिनके ज़रिए पानी निकाला और खींचा और दरिया में फेंका जाता है, उसको अपग्रेडेशन करने के लिए हुकूमत ने करोड़ों रुपए दिए हैं, उसको अपग्रेड किया गया है। जिस जगह से पानी फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 2 घंटे में निकलता था, उसको आधे घंटे पौने घंटे की उस कैपेसिटी के ऊपर लाया गया है, ताकि बेहतर अंदाज में शहर का पानी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी शहर से जो निकास है, अब ये निकास वो किया जाए, ताकि जो मामूलाते ज़िंदगी हैं वो डिस्टर्ब ना हो और लोग बेहतर अंदाज में अपने जो मामलात हैं कारोबारी और सड़कों पे और दूसरे मामलात को कर सकें। सो एक और फिर ड्रेनेज की सफाई है, फिर मेन ड्रेनेज की सफाई है। आप देखें ना, अगर आप पूरी जो एक ड्रेन है उसको छत दें, उसको सफाई करने का कोई उसमें सिस्टम ना हो और अजीब तरीके से वहाँ पर मामला हो जाएं, तो वो भी एक सोचने वाली बात है। और अब वहाँ पर उस छोटी सी सड़क के पैच के ऊपर 475 करोड़ पे आपने लगाया, जो कि 57 करोड़ से बननी थी। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, अगर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि स्पेसिफिकली आपका क्वेश्चन था। जी तारिक साहब की बड़ी लंबी चौड़ी मैं देख रही हूँ, उन्होंने एक वो नोट्स अपने तैयार किए हैं मेरे ख्याल में रिस्पॉन्ड करने के लिए। तारिक साहब अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, वो कह रहे हैं तो आपने जो है ये खड़ा किया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जब बनाए जाते हैं जी, ये इस तरह नहीं होता कि पैसे दिए और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन गया। उसकी बाकायदा एक फिजिबिलिटी तैयार होती है, उसके बाद उसकी एक टेक्निकल सैंक्शन होती है, उसके बाद फाइनेंशियल सैंक्शन होती है, और ड्रेनेज जो है वो हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इंटेग्रल पार्ट होता है। तो जब इंजीनियर्स की टीम और कंसल्टेंट्स की टीम फिजिबिलिटी तैयार करती है और टेक्निकल सैंक्शन जो है वो ग्रांट करती है किसी प्रोजेक्ट को, तो उसके अंदर बाकायदा ख्याल किया जाता है कि जो ड्रेनेज है और स्पेशली जो पॉन्डिंग एरियाज़ हैं, निकासी आपका उसमें प्रॉपरली सिस्टम रखा जाता है। एंड एज़ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ पंजाब गवर्नमेंट जिसने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मैं आपको बहुत वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन दोनों, और इवन मेरे भाई ने यहाँ LOS की बात की, LOS का भी जो नया प्रोजेक्ट बना था सड़क पे, उसके अंदर भी ड्रेनेज का ख्याल किया गया था। चीफ मिनिस्टर पंजाब बाकायदा मॉनसून सीज़न के ऑनसेट से पहले, यानी अर्ली मॉनसून की जब रेंज शुरू होती हैं, उस दौरान डीसिल्टिंग कैंपेन एक शुरू किया करते थे खुद, और बाकायदा डीसिल्टिंग की पूरे पंजाब की प्रोग्रेस लिया करते थे, अटक से लेकर रहीम यार खान तक। उसके बाद पंपिंग स्टेशंस, डिस्पोजल स्टेशंस, उनकी मशीनरी की अपकीप, मेंटेनेंस, उस पे वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी और हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है वो एक रिपोर्ट जनरेट करता था और चीफ मिनिस्टर को बाकायदा पेश की जाती थी। उसके बाद माफी तारिक साहब जी वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपने बहुत मिसाली काम किया। बात यह है कि ये कोई पहली दफा नहीं है कि हमने बारिशों का ये देखा है, हमने हमेशा देखा है कि इसी तरह माल रोड पे पानी आता है, इसी तरह मैं उसी तरफ आ रहा था कि आपके लाहौर के अंदर 25 पॉन्डिंग एरियाज हैं विच आर द मेन चोकिंग पॉइंट्स कि जब बारिश होती है तो वहाँ पे पानी खड़ा होता है। आप कंपैरिजन करके देख लें कि लक्ष्मी चौक इज़ द मोस्ट लो लाइंग एरिया इन इंटायर लाहौर। उधर किसी ज़माने में 210 मिलीलीटर का पानी खड़ा होता था, आज आप जाके देखें ऑरेंज लाइन की वजह से और जो वहाँ पे नई सड़क बनी है उसके साथ ड्रेन्स बने हैं, उसकी तादाद में बहुत कमी वाज़े हुई है और उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह पहले हुआ करता था। आई वॉन्ट टू आस्क अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि क्या किस तारीख को करंट चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कैबिनेट कमेटी ऑन फ्लड बनाई? ये जब बारिशें शुरू हुई हैं उस दिन कैबिनेट कमेटी ऑन फ्लड नोटिफाई की गई है। डी सिल्टिंग का क्या उन्होंने मीटिंग्स ली? क्या डी सिल्टिंग की रिपोर्ट कॉल की? क्या उन्होंने पंपिंग स्टेशन, डिस्पोजल स्टेशंस का जो मेंटेनेंस और अपकीप की रिपोर्ट है वो ली, या ये नी जर्क रिएक्शन था कि जैसे बारिश शुरू हुई आप सड़क पे निकल आए? मैं थोड़ा सा साफ पानी के हवाले से भी मियां साहब ने यहाँ पे बात की, तो साफ पानी के हवाले से जायका का प्रोजेक्ट था लाहौर के अंदर, जायका और पंजाब गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के साथ 410 ट्यूबवेल लगाए गए हैं। आई वॉज ओवरसीइंग दैट प्रोजेक्ट माई सेल्फ। तो अब अपकीप की बात है, अगर ये हमारे लगाए गए प्रोजेक्ट्स को अपकीप ही कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। सर अवाम का अलमिया ये है कि जो चली जाती है हुकूमत वो कहती है हमने मिसाली काम किया है, जो आने वाली होती है वो कहती है हमने। सर मुझे जरा चौधरी मंजूर साहब भी इस वक्त मौजूद है, मैं आपकी तरफ आती हूँ।
चौधरी साहब, आज हम सारा दिन जो है वो बिलखसूस जो है कराची खबरों में रहा है और ये बात होती रही कि जी किस तरह वहाँ पे अमवात हो रही हैं, घंटे घंटा जो है वो बच्चों की लाशें जो है वो पोल्स के साथ जो है वो लगी रही, उनको उतारने के लिए कोई रेडी नहीं था, उनको उतारने के लिए कोई मौजूद नहीं था। अब इस सारी सिचुएशन पे हम जो सारा आज देखते रहे, जायज़ा लेते रहे, उस पर पहले प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवा दीजिए वसीम अख्तर साहब क्या फरमाते हैं और फिर मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा है। का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैपेसिटी ही नहीं है। मैं 3 सालों से ये बात कर रहा हूँ, कैपेसिटी ही नहीं है कि इस किस्म की बारिश को वो बर्दाश्त कर सके। ये मैं सिंध गवर्नमेंट से, सीएम साहब से थ्रू मीडिया 3 सालों से बात कर रहा हूँ। ये कोलैप्स है पूरा सिस्टम, सिंध गवर्नमेंट टोटल नाकाम। इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती कि किस तरह से सिंध गवर्नमेंट नाकाम हुई है, क्योंकि ये इदारे जो केएमसी में होने चाहिए थे, बल्दिया में होने चाहिए थे, ये सिंध गवर्नमेंट ने 10 सालों से अपने पास रखे हुए हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेके, वाटर बोर्ड से लेके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से लेके, सारे महकमे सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए, ना काम करती है ना करने दे रही है। केएमसी की कराची की मदद करें फेडरल गवर्नमेंट। कराची में इमरजेंसी लगी हुई है इस वक्त, सिंध गवर्नमेंट टोटल नाकाम है। सिंध गवर्नमेंट ने एक इक्विपमेंट तक नहीं दिया हमें। इश्यूज़ है, इतनी ज़्यादा बारिश होने की वजह से प्रॉब्लम तो शहर में है सालों से। मैंने ये आज वैसे बड़ी मज़े की बात है, किसी ने मुझे भेजी 1944 की कराची की फ़ोटो बरसात में। तो 1944 और 2019 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन हमने तो और आखिर में अपने आप को भी इस पर ठहराऊँगा कसूरवार की और ख़राब किया मामला। प्लान जो थे, जो नेचुरल वाटरवेज थे, उन सबको ब्लॉक कर दिया। जो नई आबादियाँ बनी हैं उनमें प्रॉपर जो है सीवरेज का और स्टॉर्म वाटर का निकालने का इंतज़ाम नहीं किया गया हुआ है। अब वो ओवरनाइट सारी चीज़ें ठीक हो नहीं सकती। हमारी कोशिश यही है कि जो लोगों को तकलीफ़ है उनको जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए। सर, ओवरनाइट चीज़ें ठीक हो नहीं सकती। 80 साल पहले जैसे कराची था अभी भी है, ओवरनाइट तो नहीं। अब तो 11वां साल माशाल्लाह आपकी हुकूमत का जो है वो चल रहा है। और क्या ये कहना जो है ये सिर्फ काफ़ी है कि हाँ जी ये हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बाहर निकल आएँ, फ़ोटो ऑप्स करा लें? मैं सवाल ये है कि 18वीं तरमीम पे सब जो है वो बहुत लेक्चर देते हैं, सब बहुत बात करते हैं, लेकिन उस 18वीं तरमीम की जो समरात हैं, जो अवाम तक पहुंचने हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज़ का निज़ाम है, वो तो उस तक पहुंच नहीं पाते। मतलब इस 18वीं तरमीम से अवाम को क्या मिल रहा है? कराची में जो हालात हैं इस पर सर क्या कहेंगे? क्या चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं? प्रोड्यूसर साहब, मेरा ख्याल है चौधरी मंजूर साहब इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगी लाहौर जाऊंगी। मियां साहब, एक सवाल ये उठ रहा है कि हर कोई जो है वो डेमोक्रेसी की बात करता है, 18वीं तरमीम की सब जो है वो बात करते हैं, लेकिन इन लेटर इन स्पिरिट कौन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है वो फॉलो कर रहा है? अगर मैं आपकी जमात को भी देखूं, इस वक्त आपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आके जो है पंजाब में उसको रैप अप कर दिया, वहाँ पे आपने DCOs को जो है वो कंट्रोल दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने बंदे वहाँ बिठा दिए। हालात जो शहर के हैं वो हमारे सामने हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी इसी तरह कर रही है। जी डॉक्टर साहब, क्विकली मैं ज़रा रिस्पॉन्ड कर दूं तारक साहब की बात का। इन्होंने अभी पूछा कि जी मुझे डेट बताई जाए कि मीटिंग कब की। मैं इनकी इतला क्लियर करना चाहता हूँ। जो कैबिनेट की सब कमेटी ऑन फाइनेंस है, मैं उसका मेंबर हूँ। उसके 3 मेंबर हैं, एक CM साहब हैं, एक मिनिस्टर फाइनेंस हैं और एक फ्लड की कमेटी की बात की है जी। आज से जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना सर, मेरी अर्ज़ सुनिए जी प्लीज़ सर, प्लीज़ बोलिए। मैं ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सब कमेटी कैबिनेट की सब कमेटी फाइनेंस है, फाइनेंस कमेटी के अंदर जब मुतल्लिका डिपार्टमेंट की तरफ से मुतल्लिका पंपिंग स्टेशन को, ड्रेनेज को, इनकी डिसल्टिंग के लिए एक रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसके अंदर उन्होंने अपने फ़ंड के लिए बात की गई, तो फौरी तौर पर ना सिर्फ पंपिंग स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए, बरसात के दिनों में जो उन्हें व्हीकल चाहिए थी उसके लिए, और अदरवाइज़ डिसल्टिंग के लिए तमाम जो लवाजमात थे उनके पूरे किए गए। और कैटेगोरिकली कब की बात है, डेट भी साथ अगर बता दें कि अंदाज़न मैं आपको कह सकता हूं कि आज से कोई दो एक माह पहले की बात है। और उससे पहले CM ने अपनी चंद मिनिस्टर की मीटिंग की थी और उसके अंदर भी सैलाब के बारे में बातचीत की गई थी। ये 7 क्लब पे एक इजलास हुआ था जो CM साहब ने चेयर किया,
और जो आर्ट क्लब पे हुआ, जो मैंने और मुतलका मिनिस्टर साहब ने मिनिस्टर फाइनेंस ने दोनों ने को चेयर किया था, और उसके अंदर जो ये फैसले किए गए और रिकॉर्ड मिल सकता है कि हमने कितने पैसे उनको दिए, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। दूसरा, इन्होंने ये फरमाया कि जायका के तावन से 410 ट्यूबवेल, मैं आपके लिए इतला के लिए अर्ज़ है तारिक साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का 2000 में हिस्सा रहा हूँ, मैं एक नाज़म की हैसियत से भी इलेक्ट हुआ था। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जायका ने कभी 410 ट्यूबवेल नहीं लगाए। जायका ने वो ट्यूबवेल ठीक किए हैं, चंद एक ट्यूबवेल जो शायद 15, 20 और 25 से ज़्यादा नहीं हो सकते, जिनका बोर बैठ चुका था, पानी मज़ीद नीचे चला गया था, तो उसको उसकी रिवाइवल के लिए उन ट्यूबवेलों को ठीक किया गया। अगली सबसे बड़ी बात, मैं अपोजिशन में भी 2013 में असम्बली के अंदर कहता रहा कि जायका के एक प्रोजेक्ट है लाहौर शहर के लिए कि जो आपकी BRB की नहर है, उधर एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, BRB से पानी उठाया जाए, पानी साफ़ करके वो पूरे शहर में दिया जाए, शहर से मराद स्पेशली अंदरून सिटी में दिया जाए, और उसके बाद वही पानी जब आप एंड पे आके आप दरिया में उसका गंदा पानी डालने लगते हैं, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट हो, उस ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए पानी को साफ़ करके वापस नहर के अंदर डाला जाए, ताकि जितना आप पानी ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना पानी ही आप दोबारा नहर में डालें, ताकि टेल एंड के ऊपर पानी जो जाता रहे। लेकिन बदकिस्मती से जायका के इस प्रोजेक्ट को अगर मैं उसकी सही हकीकत बताऊं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी इनको कि वो क्यों बंद कर दिया गया और उस प्रोजेक्ट को नहीं लगने दिया गया। अच्छा, अगली बात जो डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ, आके ब्रेक लेनी है छोटी सी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मियां साहब अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिए, फिर आगे चलती हूँ। जी शुक्रिया। दूसरी बात जो मैं अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन के अंदर आपने ये फरमाया कि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से लेजिस्लेशन, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि 2015 में जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे, तो आपको याद होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान थे जो कि इलेक्शन जीत के, हालांकि इनकी जमात ज़्यादा सीटें जीती थी, लेकिन उसके बावजूद 2017 तक उनके हलफ नहीं लिए गए थे। 2 साल उनको सुला दिया गया, चुप करके बैठा दिया गया, और इसके पीछे क्या महरक़ात थे। जब हम उनको खरीदते हैं तो फिर जो कहानियाँ सामने आती हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। अगली बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने भी तो वहाँ से हटा दिया ना, रोल अप कर दिया आपने सिस्टम, मेरी अर्ज सुने जी सर। डॉक्टर साहबा, कोई एक पॉलिटिकल बंदा, एडमिनिस्ट्रेटर किसी जगह पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने नहीं लगाया, कता कलामी की माफ़ी, क्योंकि मैंने इस पे प्रोग्राम खुद किया है। कता कलामी की माफ़ी मैं आपको अभी भी कहेंगे तो दिखा सकती हूँ कि TMO के दफ्तर में किस तरह जो है वो जो चीमा साहब हैं वो जाके बैठे हुए हैं, TMO की कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं, TMO उनसे डायरेक्शंस ले रहा है, मेयर बेचारा, मैंने खुद सुनी है ये, मैं खुद TMO से जाके बात की, वो बेबस थे। डॉक्टर साहबा मेरी अर्ज सुनिए, 36 ज़िला है, 37 ज़िला हैं, 135 के करीब TMA के ऑफिसेज हैं। लाहौर में मेरा जो घर है, इस घर के पास समनाबाद टाउन का दफ्तर है। मेरे हलके में 2 टाउन लगते हैं, एक समनाबाद लगता है, बल्कि 3 लगते हैं, एक इलामा इकबाल टाउन भी लगता है, इलामा इकबाल टाउन का ऑफिस, और गंज बख्श टाउन भी लगता है। गुजारिश ये है कि किसी एक दफ्तर के अंदर आप पॉलिटिकल, मेरे इधर कोई दफ्तर, मैंने खुद कमिश्नर साहब से, कमिश्नर लाहौर से आप लाइन पर ले लें। मैंने सबसे पहले जब वो आए और मैंने उनको कहा कि इधर से कोई सियासी बंदा इन दफातर में नहीं बैठेगा। आपके वासा के दफ्तर से अंदर कब्जे हमने छुड़ाए हैं, ये कब्जे अंदर लगा कर बैठे हुए थे, ये अपने बंदों को उधर। अगली बात डॉक्टर साहब, मुझे पॉइंट, मेरी रिक्वेस्ट मुझे अगली बात कंप्लीट कर ले दें। देखें, आपने जब लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम इन्होंने जब बनाया था, क्योंकि मैं उस वक्त हिस्सा था, उस वक्त अपोजिशन का हिस्सा था, जो सफाई का महकमा लोकल गवर्नमेंट के नीचे होता है, आपने वहाँ पर LWMC बना दी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट बना दी। साफ़ पानी को आपने डिस्ट्रिक्ट नाज़म से या लॉर्ड मेयर से उसके नीचे से निकाल लिया, हेल्थ आपने निकाल ली, आपने एजुकेशन निकाल ली, आपने ट्रांसपोर्ट निकाल ली,
आपने हर चीज़ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का फंक्शन होता था किसी भी मुहज़्ज़म माशरे के अंदर जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, तमाम सिस्टम को आपने अलहदा निकाल के कंपनियों के अंदर डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर जो बैरोक्रेट 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी लेता है उसको आपने 15-15 लाख पर लगा दिया और उसको बड़ी 2-2 गाड़ियाँ दे दी, सिर्फ इसलिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे उन कंपनियों के कहीं बाहर के मुल्क के साथ, ताकि वहाँ पर बैठ के आपके मफादात की वो हिफाजत कर सकें। आपने लाहौर शहर जहाँ पर 1 अरब रुपए की सफाई 2009 तक होती थी, आपने उसको 18 अरब तक पहुँचा दिया। सर आपने रोल कर दिया, ये नहीं देखा ये रातों रात क्या हुआ। उसके बाद दोबारा फौरन इलेक्शंस करा देना। आप तो इस वक्त जो स्ट्रैटेजी का हिस्सा आपका ये है कि वेट लगता है जैसे कर रहे हैं कि जब तक वो लोग आपकी तरफ नहीं आएंगे, आपका अपना निजाम जो है, आपकी अपनी पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी, तब आप ये जो है वो इलेक्शंस करवाएंगे। और वो चीमा साहब की तस्वीर भी मिल गई, जरा प्लीज आप दिखा दीजिए जरा। और ये कोई जी मियां साहब को भिजवा भी दीजिएगा जरा, एक से नहीं दिखाइए। ये जी जमशेद इकबाल चीमा साहब जो है वो बैठे हुए, साथ इनके जो हैं वो जो टीएमओ साहब हैं, जो हाथ जिनका नजर आ रहा है वो टीएमओ साहब हैं, और ये जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट इन्होंने किया था। आपका पॉइंट आ गया जी सर, बिल्कुल आ गया आपका पॉइंट आ गया, लेकिन ये दिखाना बहुत जरूरी है ना जी। जी जी मेरी अर्ज सुने डॉक्टर साहब, आप सुने, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि सियासी आदमी जो चीमा साहब ने उस इलाके से इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ है, चीमा साहब कतन उसके एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, मेरे बंदों ने जहाँ पर जो इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ है कतन नहीं है। हाँ, हमारी स्कीमें आती हैं, स्कीमें जब फेडरल गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। अब पॉइंट मुझे सुन लीजिए, मुझे क्लियर कर लीजिए, फिर आप फरमाइएगा। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जब वो आती हैं तो हर बंदे का ये जुमहूरी हक है कि वो अपने इलाके के कामकाज के हवाले से वो किसी न किसी से बात कर सके कि उसके इलाके में क्या प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रही हैं, उसको उसकी कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, इसमें कोई अब हार्म नहीं है। आपने जो बात की है, एक बात आगे सर लंबा पॉइंट हो गया, अगर मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड भी करना चाहता हूं जी बिफोर वी मूव ऑन। श्योर एक तो देखिए जी, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 जब इंट्रोड्यूस किया गया तो तकरीबन 6 माह साल जो है वो डीलिमिटेशन में लग गए। डीलिमिटेशन जब कोर्ट के ऑर्डर पे आपने इलेक्शन कराने का एग्जैक्टली डीलिमिटेशन चैलेंज की गई और उसमें से बहुत सारी रिट पिटिशंस पीटीआई के अपने लोगों की तरफ से थीं। उसके बाद जब डीलिमिटेशन हो गई, इलेक्शन हो गया, बाय इलेक्शन डिलेज किए गए, उधर स्टे लिए गए इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो देखिए, जब लिटिगेशन में एक मामला चला जाए और कोर्ट ऑर्डर आ जाए तो फिर कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन में इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते साहब। लेकिन बड़ी माजूद के साथ आपके जो अपने लोगों से भी मैंने बात की ऑन ग्राउंड, वो कहते हैं जी ठीक है अब तो बिल्कुल रोल बैक कर दिया, लेकिन जब हमारी अपनी हुकूमत थी तब भी हमारे पास पावर्स ऐसा कोई नहीं थी। देखिए, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन की बात की तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी वाज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट। हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल लोकल बॉडीज़ का पर्व्यू था। हमने मेयर लाहौर को एम्पावर किया और बाकी मेयर से आप पूछ लें, आप देख लें, रहीम यार खान से लेके अटक तक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन जो हैं उनके पास अथॉरिटी, हर किस्म की अथॉरिटी उनमें वेस्ट कर रही थी। और इन्होंने बात की कि जी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हमने नहीं की, तो आप देख लें कि हाफिज़ फ़रत अब्बास साहब को चेयरमैन टेफ्टा क्यों लगाया गया, इस वक्त पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का हेड कौन है, और इनके हारे हुए टिकट होल्डर्स। नहीं, मैं आप कह रहे थे ना कि आपने सियासी लोगों को नहीं इख्तियारात उस तरह से दिए हुए और जिसका काम है वो कर रहा है, तो आपने मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए हारे हुए टिकट होल्डर्स को ऑब्लाइज करने के लिए डिफरेंट पोजीशन दे दी गई। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो हैं वो भी सियासी जोड़ तोड़ में इस वक्त जो है वो मसरूफ़ हैं, नज़र आता है बाकायदा। हमारे कई लोगों से डिप्टी कमिश्नर साहिबा रब्ता करती हैं कि जी हुकूमत बड़ी अच्छी है, आप राब्ते में रहा करें, आप आया करें, आप मिला करें। तो ये बातें जो हैं ये ढकी छुपी नहीं रहती हैं। और दूसरी बात, मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल मेरा ये था कि कैबिनेट कमेटी ऑन फ्लड, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, आप अभी जो है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से वो नोटिफिकेशन निकालें। कैबिनेट कमेटी ऑन फ्लड इन्होंने उस तारीख को नोटिफाई किया है जिस दिन ये बारिश और पानी खड़ा हुआ है। ये मैं बड़े वसूख से आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप अभी नोटिफिकेशन निकाल लें। जायका का प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं खुद देख रहा था उस वक्त, हमारी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की फंडिंग और जायका की फंडिंग से लाहौर के अंदर 410 नए ट्यूबवेल लगे हैं। आप जाके चेक करवा सकते हैं, उनका ऑडिट करवा सकते हैं। आप जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। बट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो, क्योंकि 10 साल हम रहे हैं यहाँ पे और आपने वो 40 साल वाली बात की कि 40 साल हुकूमत रही, तो इस वक्त आपके फ्रंट बेंचेस पे भी वही लोग विराजमान हैं जो पिछले 40 साल मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। तो उनसे भी पूछ लिया करें कि जी वो पिछले 40 साल क्यों वहाँ पे थे और आज आपके पास क्यों बैठे हुए हैं।
जी खैर ये तो मेरा ख्याल है एक डॉक्टर साहब जी 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 डॉक्टर जी मियां साहब, जी मियां साहब, मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए, मेरी अर्ज़ ये है कि जब 2008 में ये आए, 2009 तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चला, फिर उसके बाद इन्होंने इलेक्शन 2015 में जाके करवाए, उससे पहले पिटीशनें होती रही, उससे पहले सब कुछ होता रहा, मान ली बात, लेकिन 2015 में हो गए थे, तो उसके बाद तो कोई रिट पिटीशन नहीं हो सकती थी, उसके बाद तो आपने इख्तियारात और उनका हलफ उठवाना था, वो 2 साल क्यों लेट कर दिया? उसका तो कोई जवाब नहीं है आपके पास। उस वक्त तो कोई रिट पिटीशन का काम ही नहीं था, इलेक्शन हो गए, चलो हमने पहले कहा जमाती बुनियादों पर होना चाहिए, होना फलां वो सारी बातें ठीक हो गई, लेकिन 2 साल तो आपने एम्पावर नहीं किया। अगली बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो टेवटा का एक्ट है वो मैंने तो नहीं बनाया, हम तो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। अब हाफिज फरत अब्बास साहब की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो पॉलिटिकली लगे। भाई मुझे ये बताइए कि लोकल वो जो एक्ट है वो आपकी गवर्नमेंट ने किस तरह का बनाया था? आपकी गवर्नमेंट के अंदर वो केस आ रहा है, 21 ग्रेड के डायरेक्ट बंदे आपने भर्ती किए हैं। जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो भी प्राइवेट सेक्टर से कभी हुआ है? आप तो ब्यूरोक्रेसी को डील करते रहे हैं। आप मुझे बता दें कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो होता है प्राइवेट सेक्टर से होता है या सेक्रेटरी होता है? भाई ये आपने वो गलत डिपार्टमेंट अथॉरिटीज में फर्क मामला करके गए हैं जो अब हम भुगत रहे हैं। फिर उसको सुनिए, जी फरमाइए सर, सुनिए सर, अथॉरिटी होती है लेकिन इतनी बेलगाम नहीं होती कि 21 ग्रेड का बंदा ही भर्ती करके चला जाए। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं, मैंने पहली बारी अपने इख्तियारात को कम करते हुए कैबिनेट के अंदर समरी मंजूर करवाई है कि भाई प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो रहना होता है सरकारी अफसर में उसे रहना दिया जाए। अगली बात आपने बात फरमाई है, हम बात कर रहे थे उसको फाइनेंस करने की। मैंने आपको कहा कैबिनेट कमेटी ऑन फाइनेंस, मैंने कैबिनेट कमेटी ऑन फ्लड कहा नहीं है। कैबिनेट कमेटी ऑन फ्लड, यस वो सर सुनिए, आप सवाल जरूर करें लेकिन 2 सवालों को मिक्स ना करें। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कैबिनेट कमेटी ऑन फाइनेंस जो है, मैं भाई उसका मेंबर हूं पिछला जितने भी 10 माह से, और उस कमेटी के अंदर जो पैसे लेने देने की बात आई है, जो फाइल आई है जिस पे अप्रूवल मांगी गई है, वो हमने दी है, और मेनली उसको चेयर सीएम साहब करते हैं। मैं एज ए मेंबर बैठता हूं, मिनिस्टर फाइनेंस एज ए मेंबर बैठते हैं। जब वो किसी वजह से अगर नहीं बैठे होते तो को चेयर होती है। जो फ्लड की है वो आज से जितना अरसा भी है, मैं कल आपको नोटिफिकेशन उसका भेज दूंगा। मैं तो उसका मेंबर भी नहीं हो सकती, मैं तो उसका मेंबर भी नहीं हूं। अगली बात जो आपने 30 सेकंड आपने ये बात फरमाई है, वो इंटेग्रल पार्ट। भाई अथॉरिटी के अंदर मेयर कहीं नहीं है। आपने हेल्थ अथॉरिटी बनाई, मेयर का कोई वजूद नहीं है उसकी फॉर्मेशन में। आपने जो अथॉरिटियां बनाई हैं उसका कोई वजूद नहीं है। सॉलिड वेस्ट का बोर्ड हेड मेयर कर रहा था, अगर ये हेल्थ अथॉरिटी उसके अंडर थी। आप नोटिफिकेशन निकलवा के देखिए। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि डेमोक्रेसी की बात तमाम पार्टीज़ जो हैं वो करती हैं। तमाम पार्टीज़ कहती हैं जी जमहूरियत जो है वो होनी चाहिए, लेकिन अगर जो जमहूरी निज़ाम का जो बेसिक जो रूट है, जो ग्रास रूट लेवल पे जिनको लोकल बॉडीज़ कहा जाता है, वो इलेक्शंस जो होते हैं वो कोर्ट के ऑर्डर्स पे होते हैं। हल्फबर्दारी 2 साल बाद होती है, उस पर कोई जवाब नहीं है क्यों इस तरह नहीं हुआ। फिर अब पीटीआई ये बात कर रही है, तो पीटीआई से जब सवाल करें कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे अभी, उसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। खैर विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। ब्रेक से वापस आएंगे तो जो डेली मेल का इशू है उस पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात हो रही है डेली मेल की जो स्टोरी है उस पर बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीएमएलएन ने। अयाज सादिक साहब क्या कह रहे थे, ज़रा वो सुन लेते हैं। To confirm that we believe we will be unable to respond to your letter by the requested deadline by 8th August. अब उन्होंने ये कहा कि 14 दिन में हम आपने जो रिक्वेस्ट लेटर भेजा है उसका हम जवाब नहीं दे सकेंगे। भाई आपने तो तहकीक की, ये यहाँ के जो मौसूफ थे इन्होंने उनको कागज़ दिए और सिर्फ 5% दिए, इन्होंने उनको तैयार किया। अगर इनके पास सबूत होता या कोई ऐसी चीज़ होती तो इनको तो अगले दिन लिख के कहना चाहिए था ये लें, क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई और एक इल्ज़ाम लगाया गया, झूठा इल्ज़ाम लगाया गया।
अच्छा मियां साहब ये बताइए कि अब हमने अयाज सादिक साहब क्या कह रहे हैं वो सुन लिया है। शहजाद अकबर साहब फ्लिप साइड पे कह रहे हैं जी वो तो नोटिस भिजवाया, अखबार को भिजवाया, क्यों जो है वो लीगल नोटिस नहीं आया। जबकि अगर इस पे अगर बात की जाए, तहकीक अगर करें इस पे कि किस तरह प्रोटोकॉल किस तरह फॉलो होता है, तो वाकई ही यूके लॉ के मुताबिक प्री एक्शन प्रोटोकॉल फॉर डेफेमेशन है जिसमें इसी तरह जो है वो जाना होता है। तो क्या वजह है फिर शहजाद अकबर साहब जो है ये काउंटर आर्ग्यूमेंट उनका बड़ा वीक नज़र आ रहा है? डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, अब सारी बातें हम छोड़ देना, हम इस तरफ चले जाते हैं कि शहजाद अकबर साहब को अदालत में किस तरह से लेकर जाना है। और शहजाद अकबर साहब ने अगर झूठ बोला है तो फिर शहजाद अकबर साहब का बंदोबस्त करते हैं, मिलजुल के करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये इतनी भाई जो लेटर लिखा गया उस लेटर के अंदर ये कहा गया कि आप हमसे वजाहत ले लेते। भाई ठीक है, उस ऑथर ने नहीं वजाहत ली, आपने इल्ज़ाम हम पे लगा दिया, चले हम कहते हैं ठीक हो गया कि आपके ज़हन के मुताबिक ठीक है जी, जो पीटीआई है इसमें शामिल है, इनके इल्ज़ाम के मुताबिक ठीक हो गया। तो कब हमें लीगल नोटिस कब भेज रहे हैं, हमें ये बता दें ताकि हम जल्दी से शहजाद अकबर साहब को उधर भेजें। हम जल्दी करें, हम चाहते हैं कि शहजाद अकबर को। हमारे साथ ना लीगल एक्सपर्ट इस वक्त जो है वो मौजूद है, एतजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। एतजाज, इस पे बड़ी जो है वो बहस हो रही है कि जी लीगल नोटिस भिजवाएं, लीगल नोटिस भिजवाएं। अब जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल फॉर डेफेमेशन जो यूके लॉ के मुताबिक है, ये फर्स्ट स्टेप है लीगल नोटिस की तरफ। अगर इस पे जरा कुछ कॉमेंट कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी मैंने अभी ये कमेंट सुना जी कि ऐसा क्यों नहीं है कि पीटीआई हुकूमत को नोटिस नहीं भेजा गया और जो अखबार है उसको नोटिस भेज दिया गया है ऑलरेडी। पहली बात तो ये कि जी आई थिंक जिसके खिलाफ भी है, जिसको भी लगता है कि उसके खिलाफ डेफेमेशन की गई है, पहला राइट सोनी का है कि वो किसको, शहबाज शरीफ साहब को लगता है या उनकी लीगल टीम को लगता है कि पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम हेलो एतजाज साहब की मेरा ख्याल है आवाज़ जो है ब्रेक हो रही है। जी तार साहब, देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि शहजाद अकबर साहब जिस तरीके से इस न्यूज़पेपर टैबलॉइड की स्टोरी को डिफेंड कर रहे हैं और हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि वो पीटीआई के नुमाइंदे कम और उस टैबलॉइड के नुमाइंदे ज़्यादा हैं। हमने जो यूके के सिविल कोड है प्रोसीजर प्रैक्टिस का, उसके तहत प्री एक्शन डेफेमेशन प्रोटोकॉल के तहत उसका क्लॉज 3.1 कहता है कि बिफोर फाइलिंग एनी डेफेमेशन सूट आप एक लीगल नोटिस देंगे, आप उनको अपोलोजाइज करने का कहेंगे, उस स्टोरी के रिमूवल का कहेंगे, वजाहत तलब करेंगे और उसके बाद आप डेफेमेशन के सूट में जाएंगे। अब जब हमने लॉयर से वहाँ बात की और उसके बाद हमारी लीगल टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई, उनकी मशावरत के बाद उस टैबलॉइड को ये नोटिस सर्व किया गया। एंड आई विल हैव यू नो, शहजाद अकबर साहब ने कहीं उस टैबलॉइड को कहा था हमारे पास बड़ा मवाद है। जब ये लीगल नोटिस गया तो अगले दिन ही हमें जवाब आ गया कि जी आपका लीगल नोटिस मौसूल हो गया है, वी आर सॉरी, हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, हम 22 अगस्त या 22 अगस्त के बाद आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरी अभी भी यहाँ आने से पहले लॉयर से बात हो रही थी, वी आर प्रपोजिंग टू सेंड अ लेटर, एक लेटर हम भेज रहे हैं जिसके अंदर हम लिख रहे हैं कि जी ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। प्री एक्शन डेफेमेशन प्रोटोकॉल के अंदर ये दर्ज है कि आप 2 हफ्ते के अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे, तो मेहरबानी करके आप 2 हफ्ते के अंदर रिस्पॉन्ड करें। दूसरी बात शहजाद अकबर साहब की जहां तक रही, शहजाद अकबर साहब अगर तो यूके सिटीजन हैं, बिकॉज ये एक्शन लाई करता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। यूनाइटेड किंगडम का लॉ ये कहता है कि आप यूके के सिटीजन को सू कर सकते हैं, आप पाकिस्तानी या कोई फॉरेन नेशनल को तब सू करेंगे अगर उसकी कंसेंट दोनों पार्टीज की शामिल हो, मगर उस कंसेंट पे भी यूके के कोर्ट्स डिसाइड करेंगे कि आया ये एक्शन लायक करता है कि नहीं करता। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को भी हमने, अगर आपको याद हो, मैं थोड़ी सी याद दहानी करा दूं, 2 डेफेमेशन के सूट उनके खिलाफ हमने फाइल किए, एक नोटिस का आज तक जवाब नहीं आया, दूसरे में कोर्ट की 43 पेशियों में से 26 एडजर्नमेंट्स इनके वकील ले चुके हुए हैं और इमरान खान साहब के वकील जो हैं अभी तक उन्होंने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं की है। और इसमें मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि जब ये स्टोरी पब्लिश हुई, एक पंजाब में एक जेल में एक कैदी है जिससे डेविड रोज की मुलाकात कराई गई। एक तरफ आप कैबिनेट में ये कहते हैं कि अंडर ट्रायल प्रिजनर या कन्विक्टेड प्रिजनर का किसी किस्म का इंटरव्यू या उसकी कोई न्यूज़ स्टोरी नहीं छपेगी, दूसरी तरफ आप एक गैर मुल्की सहाफ़ी को फैसिलिटेट करते हैं कि वो जेल के अंदर जाए और एक अंडर ट्रायल प्रिजनर का इंटरव्यू करे।
तो ये शहजाद अकबर साहब ने बहुत बुलंदोबाद दावे किए, मगर मैं आपको बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ हम ये बिल्कुल डेफेमेशन सूट हमारा तैयार है। हाँ। और एज फॉलो अप टू दिस लीगल नोटिस हम अदालत में भी जा रहे हैं। ठीक है। और हम हर किस्म की चाराजोई इसमें करेंगे, मगर इसमें कुछ सेट पैटर्न्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो मैं शहजाद अकबर साहब ने आज कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो भी कोर्ट में जा रहे हैं, तो उनको आज हमने चैलेंज किया, दोबारा चैलेंज करते हैं कि मेहरबानी करें, आपने अगर जाना है आप जाएं, आपका क्या कॉज ऑफ एक्शन लाई करता है तो हम उसको भी फेस करने हमारे साथ एतजाज साहब जो है वो मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी जी आती हूँ सर, आपकी तरफ आ रही हूँ। एतजाज जरा इसको क्लियर कर दीजिए, जहाँ पीटीआई ये कह रही है कि ये कुछ नहीं है, ये इसको अखबार को क्यों भिजवाया, हमें ये आगे से हमें क्यों नहीं नोटिस भिजवाया या लीगल नोटिस क्यों नहीं भिजवाया, इसको जरा क्लैरिफाई कर दीजिए। इज दिस द फर्स्ट स्टेप? मैम मैं पहली वजाहत करता चलूँ कि जी कंसिडर इट टू बी अ लीगल नोटिस। हमारे भी कानून के अंदर सेक्शन 8 की हमें रिक्वायरमेंट है कानून की, हमारा जो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है उसके अंदर कानून की रिक्वायरमेंट है कि एक पर्टिकुलर नोटिस भेजा जाएगा, उसके अंदर सारे क्लेम्स लिखे जाएंगे, उसके अंदर जितनी भी शिकायत हैं वो लिखी जाएंगी। एंड सिमिलरली द अदर साइड जो न्यूज़पेपर है उसके पास मौका होगा कि वो अपना डिफेंस पेश करे, अपने मौक़िफ़ पेश करे। जी 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 एतजाज। हेलो जी जी आवाज आ रही है जी। मैं कह रहा हूँ कि अखबार के पास भी मौका होगा, वो अपना मौका पेश करे, अपने सोर्सेस बता सके। सिमिलरली अगर पीटीआई को लगता है कि हमें लीगल नोटिस नहीं भेजा गया तो मेरी अजम्पशन है कि शायद उनको भी आ जाएगा और उनके पास भी यही मौके मौजूद होंगे। लेकिन ऑब्वियसली पीटीआई को पाकिस्तान में आएगा, मेल क्योंकि वहाँ पे है, अखबार वहाँ पे है, तो ऑब्वियसली उनके लॉज के नीचे आएगा। ठीक, एतजाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और क्लैरिफाई कर दिया कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये लीगल नोटिस ही इसको कंसिडर जो है वो किया जाए। मियाँ साहब ये बताएं, चले लीगल नोटिस है नहीं है दैट असाइड, जिस तरह डेविड रोज ने इंटरव्यू किया जेल में जाके, सारा कुछ रसाई जिस तरह मिली और जिस तरह वाकई शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं सारे शवाहिद जो है वो मौजूद है, तो सर नैब को क्यों नहीं दे रहे, यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे, वहाँ पे क्यों केस लड़ रहे हैं? नैब में तो ऑलरेडी वो जो एक बंदा यहाँ से चला गया वाली इमरान साहब, उनकी स्टोरी कोई और भी सुननी है तो 2 मिनट दे दे, मैं आपको सुना देता हूँ। 1.5 मिनट में सुना, 1 मिनट में सुना दूँ अगर आप। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ दूसरी बात है, आपने कहा कि अंडर अब शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कहा था शहजाद अकबर मैं आपको नोटिस भेज रहा हूँ। भाई मैं तो कह रहा हूँ भेजे, मैं डिफेंड तो नहीं कर रहा, मैं तो इनके साथ खड़ा हूँ। हम तो इनके साथ देखें, हम तो इनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं कि जल्दी से शहजाद अकबर को नोटिस करें। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो डिफेंड ही नहीं कर रहा, मैं तो इनकी बात को सेकंड कर रहा हूं कि जल्दी करें, देर ना करें। हम खुद चाहते हैं, एक सुनिए, अब सुनिए, आपने कहा अंडर ट्रायल जो है उसका नहीं हो सकता। और भाई यहाँ पर तो जो कन्विक्टेड है वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, यहाँ पे अंडर ट्रायल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो कन्विक्टेड है, जो जेल भुगत चुका है, वो आगे बाहर जलसे जुलूस कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है बता भी दीजिएगा। आपने अजीब नैरेटिव बना रहे हैं। नहीं, कौन कन्विक्टेड प्रिजनर कर रहा है जी? कन्विक्शन किसकी हुई है, क्लियर कर देना जी। मरियम साहबा की हुई है। मरियम साहबा इज नॉट कन्विक्टेड। मरियम साहबा की हुई है, आपको नहीं पता? उनका सेंटेंस सस्पेंड हुआ है, आप लीगल फैक्ट्स से चेक कर लें। सस्पेंड हुआ है ना, हुई और सस्पेंड हुआ। सर कन्विक्शन जब सस्पेंड होगी तो कन्विक्शन आ रही। मुझे बात आप कर लें, मगर मैं सिर्फ आपको थोड़ी दुरुस्ती करना चाहता हूं। नहीं, वो बार नहीं खत्म। देखें बार क्यों नहीं खत्म होती? कन्विक्शन सस्पेंड हो गई। अब आपने बात की, मैं लीगली एज अ लॉयर आपको बता रहा हूं। वो सुने डॉक्टर साहब, मजेदार केस है, सुनिए डॉक्टर साहब, अली इमरान का मज़ेदार केस है। ईरा एक जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उस इदारे के अंदर एक नवीद इकराम उधर थे, डायरेक्टर फाइनेंस थे। उस डायरेक्टर फाइनेंस ने पैसे भेज दिए डायरेक्ट अली इमरान के अकाउंट में। इन्हें पसूड़ी पड़ गई कि मेरे अकाउंट में पैसे गए। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के अकाउंट से किसी भी एजेंसी से किसी प्राइवेट बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं भेजे जा सकते। बात ठीक हो गई। इन्होंने क्या किया कि उन पैसों के इवज, क्योंकि आपस में मिले हुए थे, रले हुए थे, उसकी बीवी के नाम पे उसको अकोमोडेट करने के लिए नवीद इकराम की बीवी के नाम पे एक घर कर दिया इन्होंने। अब आगे क्या हुआ, अब पंजाब पावर कंपनी इन्होंने बनाई और जो नवीद इकराम उधर था ईरा के अंदर, उसको एज ए CEO पंजाब पावर कंपनी लाके इन्होंने लगा दिया। अब उसको लगा दिया तो हुआ क्या, CFO जी, मैं इस पे आता हूं, आप कर लें। मेरा ख्याल है CFO ही उसको लाके लगाया। आज हुआ, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी।
उसको CFO ला के उसको लगा दिया। अब हुआ यूं कि वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि उसके अकाउंट से जो पैसे हैं वो अली इमरान साहब के अकाउंट में फिर आए, और अली इमरान साहब का जो MM आलम रोड पे एक प्लॉट था उसके 7वें फ्लोर के ऊपर वो किराए पे ले लिया गया। यानी कि प्लॉट है, प्लाजा बन गया ख्वाबों में, और उसको 7वें फ्लोर पे उसका किराया जाना शुरू हो गया। मैं इस पे काफी जो है वो नहीं, मुझे कंप्लीट कर लेने दें, आप जरूर इसको। सब आपने बहुत टाइम ले लिया, अब टाइम कम रह गया। मैं चाहता हूं मैं प्लीज मुझे अगर मौका दें, मुझे टाइम बड़ा कम मिला है जी, ये स्टोरी बताने दें, ये आपके लिए बेहतर है। मैं इस पे रिस्पॉन्ड कर रहा हूं ना जी। एरा फेडरल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है। 2005 में अर्थक्वेक आता है, डिफिट की फंडिंग 2005 से 2012 तक आती है, और शहबाज शरीफ साहब 2005 से 2008 तक एग्जाइल के अंदर हैं। 2008 से 2012 हमारी फेडरल गवर्नमेंट नहीं थी। एरा फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। शहबाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर, अर्थक्वेक आया नॉर्दर्न एरियाज और आजाद कश्मीर के अंदर, तो शहबाज शरीफ साहब या तो इतने पावरफुल थे कि वो बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब किसी और पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे। दूसरी बात ये कि जब 2016 के अंदर नवीद इकराम का फ्रॉड पकड़ा गया पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी में, वो किसने पकड़ा? वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पकड़ा। तो उसके ऊपर एंटी करप्शन का पर्चा किसने दिया? मैं आ रहा हूं उस तरफ। किया गया, उसके बच्चों को देखिए फेडरल गवर्नमेंट को लेटर लिखा गया। फेडरल गवर्नमेंट नैब ने कोई शिकायत नहीं मांगे। मैं इस तरफ आ रहा हूं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने एंटी करप्शन कोर्ट के थ्रू नवीद इकराम की सारी प्रॉपर्टीज अटैच करवाई। अली इमरान के प्लाजे के अंदर जो उसकी दुकानें थी, 25 प्लाजों में उसकी दुकानें थी। गुलबर्ग के 25 प्लाजों में इसकी दुकानें थी, वो सारी की सारी दुकानें हमने अटैच की। एंटी करप्शन ने अटैच की। और अगर नैब के पास शवाहिद होते तो शहबाज शरीफ को चिन्नौर के गंदे नाले में अंदर करते। उनके पास अगर ये केस था तो अभी आपकी हुकूमत का नैब के साथ गठजोड़ है तो अंदर करते के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए हमारा जो यूके के अंदर अभी डेफेमेशन का सूट है, वो जैसे प्रोग्रेस करेगा उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक्शन लाई करता है और वो इनिशिएट करेंगे। बट क्योंकि स्टोरी पब्लिश वहां पे हुई थी, पहला कॉज ऑफ एक्शन वहां लाई करता है। चले, पहला कॉज ऑफ एक्शन वहां लाई करता है। इधर अगर PTI से बात करें तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे सर अनफॉर्चुनेटली स्टोरी के लिए टाइम नहीं था, नहीं तो जरूर आपकी स्टोरी सुनती। लेकिन हमें प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। तार साहब बहुत शुक्रिया आपका, मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।